हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई मेंस 2026 जनवरी एग्जाम में आए हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो एप्रेट में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और जो नीट 2026 दे रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस दी हुई हैं और हमें एनर्जी का ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बी ऑप्शन में देखिए, अगर हम तो बाल्मर सीरीज दिया हुआ है। तो लाइमन सीरीज की जो लाइंस होती हैं वो यूवी रीजन में लाई करती हैं। बाल्मर सीरीज की जो लाइंस होती हैं वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं और बाकी जितनी भी सीरीज हैं ऊपर की वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट या फोर्थ ही होगा, क्योंकि उसी में जो है बी ऑप्शन आगे है। क्योंकि बाल्मर सीरीज जो है विजिबल में लाई करेगा तो उसका एनर्जी ऑब्वियसली इंफ्रारेड से तो ज़्यादा ही होने वाला है। और हमें दिख रहा है दोनों में डी ऑप्शन आखिरी में है। ठीक है, तो जो डिसाइडिंग होगा वो ए और सी ही होगा। सी और ए में से आगे कौन होगा अगर हम पता कर ले तो अपना आंसर निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा ही। तो अब देखिए, पार्शियल सीरीज का मतलब क्या है? पार्शियल सीरीज का मतलब है कि N1 कहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन? N1 3 है, 3 पर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट लाइन का मतलब है जस्ट ऊपर से, तो जहाँ से आ रहा है N2 वो है 4 हमारे पास। फिर अगर बी को देखा जाए, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर है, तो बाल्मर आ कहाँ रहा है? N1 2 पे। कहाँ से आ रहा होगा सेकेंड लाइन मतलब एक छोड़ के, तो N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? N2 हो जाएगा 4, 4 से 2 पे आ रहा है। सी जो ऑप्शन है उसमें क्या दिखा रहा है? थर्ड लाइन ऑफ पाशन। पाशन का मतलब फिर से N1 जो है 3 आ रहा है 3 पे, थर्ड लाइन है मतलब 6 से आ रहा है, N2 क्या हो गया 6। फिर हमारे पास जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखा जाए तो ब्रैकेट सीरीज लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है N1 की वैल्यू क्या होगी? 4, और फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट है तो 4 छोड़ के, तो N2 की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो अब हमें एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना। एनर्जी का डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो डेल्टा ई क्या होगा? होगा एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। ऊपर वाले की एनर्जी माइनस नीचे वाले की एनर्जी। ऊपर वाले की एनर्जी क्या लिखेंगे हम? तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। यहाँ लिख दिया N2 स्क्वायर माइनस -13.6 जेड स्क्वायर बाय कहाँ पर आ रहा है? N1 स्क्वायर। तो ये हमें दिख रहा है कि ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या निकल के आ रहा है? ये आ रहा है 13.6 जेड स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखने हैं अपने को। तो ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा ई जो है इससे करस्पॉन्डिंग आएगा 13.6 जेड स्क्वायर, तो सभी में कॉमन है। तो आप देखिए इसमें लिखेंगे 1 बाय 3 स्क्वायर तो 9 माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर तो 16। फिर यहाँ का जो डेल्टा ई आएगा वो आएगा 13.6 जेड स्क्वायर, 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 16। सी के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये वाली टर्म तो फिर से रिपीट हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 36। और सिमिलरली अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 64। अब क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है सब में कॉमन है, जिसका वैल्यू ये ज़्यादा होगा उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की होगी। तो इसको देखें, इसको सॉल्व करें तो जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है वो क्या आएगा? वो आएगा ये 9 इंटू 16 और 16 माइनस 9 तो 7, और वो वाली कॉमन टर्म आ जाएगी यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 16 और 3 बाई 16, और वो कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, ये 13.6 जेड स्क्वायर वाली। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 36, और यहाँ पे 9 4 तो 4 माइनस 1 3 बाई 36, ये वाला फैक्टर कॉमन आएगा। और यहाँ पर जो है ये आएगा 64, और यहाँ पे 3 बाई 64 आएगा, और यहाँ पर सभी में एक फैक्टर कॉमन ही रहेगा 13.6 जेड स्क्वायर जो कि कॉमन रहेगा। तो अगर हम इसको देखें कि किसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो है इन दोनों में, बी और सी में, तो हमने पता लगा लिया है पहले कि बी ज़्यादा होने वाला है, और वो डेटा से भी दिख रहा है मुझे कि ये 3 न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो है सी का ज़्यादा है तो वो कम होगा। तो बी और सी में तो अपने को पता है बी ज़्यादा होगा सी से, लिख दिया मैंने। अब मुझे देखना है सी और ए में, या सी ए डी में कंपेयर करना है अपने को। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये 36 लिखा है यहाँ पे, तो अगर मैं इस वैल्यू को 7 बाय 9 इंटू 4 लिख दूँ तो 9 इंटू 4 36, तो 36 इंटू 4 हो गए। तो आप देखिए 36 और 36 तो कॉमन हो गया, तो 3 और 7 बाय 4 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 3 ज़्यादा होगी। तो सी और ए में सी ज़्यादा होगा ए से, और आखिरी में क्या बचा है हमारे पास? डी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर 4।
अगला सवाल है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लोएस्ट बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज x जूल, द एनर्जी ऑफ सेकंड बाल्मर सीरीज ऑफ H एटम इज। तो हमें पता है बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहीं से भी हो रहा होगा, लेकिन N1 जो है लोएस्ट जो उसका एनर्जी लेवल होगा वो N1 कहाँ पर आ रहा होगा, 2 पर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का है मतलब जस्ट बाजू से, तो N2 की वैल्यू क्या हुई 3, 3 से 2 पे आ रहा है। फिर अगर मैं इसका एनर्जी ट्रांजिशन लिखूं तो वो क्या निकल के आएगा, जो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, एक्स दी हुई है, डेल्टा ई की वैल्यू एक्स दी हुई है जूल में। तो अगर हम इसको देखें तो उसका जो वैल्यू है, जो अभी पिछले सवाल में हम लोग किए हैं 13.6 जेड स्क्वायर आता है, लेकिन जो 13.6 का जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस केस में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है 2 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2.18 इंटू 10⁻18 जूल में आएगा, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, 1/4 माइनस 1/3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो सेकेंड लाइन के बारे में पूछा गया है, तो सेकेंड लाइन जो होगी वो क्या होगी, n1 तो फिर से 2 ही होना है क्योंकि बाल्मर सीरीज है। सेकेंड लाइन का मतलब है कि n2 की वैल्यू होगी 4, 4 से 2 पे आएगा। तो इस केस में अगर मैं लिखूँ डेल्टा ई, तो इस केस में जो डेल्टा ई आने वाला है वो आने वाला है सेम 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1/4 स्क्वायर 16। तो जो ये वैल्यू आएगी उसको इसमें रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, ये 2.18, या दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये आ रहा है x/y जो है, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो आएगी 5/36, और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 और 3/16। तो इफेक्टिवली इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 5/36 इंटू 3, और ये 16 ऊपर जाएगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है x/y, ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/27। तो अपने को y का वैल्यू निकालना है x की टर्म्स में, तो y आ रहा है 27/20x। 27/20 कितना हो गया, ये हो गया 1.35x। तो यही पूछा गया है कितने गुना है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th। अगला सवाल जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ 2 मेटल्स Ma एंड Mb। तो 2 मेटल्स हैं हमारे पास, एक मेटल A है और दूसरा B है, लिख दे रहा हूँ Ma और Mb। उसके बाद उसका जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है कि रेशियो में दिया हुआ है 1:2 है रेशियो। व्हेन दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में ही जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, का फोटोन दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ma एंड Mb, उसका भी रेशियो ही दिया हुआ है, वो दिया है 2.642:1। तो वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है Ma Mb का, तो अपने को पता है 1:2 का रेशियो है। तो अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन 1:2 के ही हैं, तो एलिमिनेट नहीं हो सकता, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखें इसका वर्क फंक्शन मैं मान लेता हूँ कि इसका वर्क फंक्शन है x, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 1:2 रेशियो है, तो इसका क्या हो गया 2x। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कितना हमने एनर्जी दिया उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लग जाएगा जो कि वर्क फंक्शन है, और जो हिस्सा बचा हुआ होगा उसी से इलेक्ट्रॉन तो भागेगा ना आगे की ओर। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे ए के लिए लिखना है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, वो होगा 6 माइनस x, और वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैं बी के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा 6 माइनस 2x। बहुत सिंपल है। अब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2.64, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो वो क्या आएगा, देखिए 6 माइनस x अपॉन 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 2.642 डिवाइड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आएगी 2.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल भी स्पेक्ट्रम पे ही है। तो दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस। उसमें लाइन 1 सीरीज के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है L1 L2 L3 एंड सो ऑन दिया हुआ है। L1 का मतलब है लोवेस्ट एनर्जी, मतलब फर्स्ट लाइन की बात हो रही है। सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग B1 B2 B3, और ऑब्वियसली यहाँ पर B1 का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो एनर्जी ऑफ L1 और B1 जो है x टाइम्स है, बेसिकली रेशियो बताना है, L1 इज x टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ B1, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, फिर से सिंपल सवाल है, फॉर्मूला लगाना है अपने को। ऐसे क्वेश्चंस बहुत, हर शिफ्ट में एक सवाल इस तरह का है एटॉमिक से,
तो मैं L1 के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। तो हमें पता है L1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, तो उसका N2 जो है वो है 2 और उसका N1 जो है वो क्या है 1। तो इससे करस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी लिखूँ तो एनर्जी जो है L1 के करस्पॉन्डिंग वो क्या आएगा, एनर्जी L1 के करस्पॉन्डिंग आएगा वो आएगा 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 4। ठीक है। फिर अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो बाल्मर सीरीज हमें पता है विजिबल में लाई करता है, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है। N1 क्या हो जाएगा 2 पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लाइन का मतलब है जस्ट बाजू वाले से, तो N2 की वैल्यू क्या हो गई 3। तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू B1 वो क्या होगा 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर 4 माइनस 1/N2 स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करना है। इनका अगर मैं रेशियो लूंगा तो देखिए क्या आएगा, डिवाइड किया जाए तो जो एनर्जी है L1 के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाय एनर्जी B1 के करस्पॉन्डिंग, उसकी वैल्यू क्या है, ये तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आएगी 3/4 और डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय ये 36 और 5/36। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली 27/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27/5। तो इफेक्टिवली ये है क्या, ये लिखा हुआ है 5.4। तो जो L1 है वो क्या है 5.4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ B1 है। इस 5.4 को हमें 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखना है। तो इफेक्टिवली क्या लिखा है 54 इंटू 10⁻⁻1। तो इसमें जो ये सेगमेंट है 54 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 54। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इस साल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, कई बार करेक्ट इनकरेक्ट में ही मैटर हो जाता है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है नोटेशन मीडियम रिप्रेजेंट्स दिस एंड दिस। तो दिख रहा है कि जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास, वो रिप्रेजेंट करता है क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को। तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि 24 प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर 12। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखा है वेवलेंथ बताना है ऑफ अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होता है c/λ। तो अगर हमें लैम्डा निकालना है तो ऑब्वियसली c फ्रीक्वेंसी, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी 4.5 इंटू 10⁻15 है इंटू सेकेंड वर्ड्स, तो ये बेसिकली 1/सेकेंड आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये बेसिकली कैंसिल होगा। तो ये आएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट रहा है 15 टाइम्स। और फिर वो बेसिकली 10/15 को करेंगे 2/3 आएगा, तो उससे 0.66 आ रहा है। और इसके डेसिमल को अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो पावर घट जाएगा, तो ये आ रहा है 6.66 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, जो कि सही दिया हुआ है, ट्रू है। फिर वन रेडिएशन हैज वेवलेंथ 900 नैनोमीटर, उसका एनर्जी इवन है और फिर वेवलेंथ घट गया है, तो एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो अपने को पता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो ये जो लिखा हुआ है 3:1, ये एक्चुअल में 1:3 होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो हमें पता लग गया कि आंसर तो, क्योंकि सभी भी ऑप्शन में 2-2 ही दिया हुआ है, तो अपना आंसर निकल गया, ए और सी इसका आंसर होगा। तो उसका आंसर तो सेकंड होगा, लेकिन फिर भी आखिरी बार सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो अपने को पता है कि एक फोटोन जिसका वेवलेंथ 2000 पिकोमीटर है, उसका एनर्जी कैसे निकालेंगे। बेसिकली अपने को करना है hc/λ, एक फोटोन का एनर्जी आ गया, ये जूल में आएगा, इंटू x, और x इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज इक्वल टू जूल। h की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू रख देंगे, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो उससे x को जब निकालते हैं तो इतना निकल के आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। या इसमें ये भी कर सकते हैं, ये जो दिया है 2000 पिकोमीटर, हमें पता है कि एक फॉर्मूला और होता है एनर्जी का 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, और वो लैम्डा अपने को नैनोमीटर में लिखना है। तो पीको को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस यहाँ पे कैच ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर से जूल में करना पड़ेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एक्स, वो होगा 1 जूल। दोनों से आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स निकालेंगे, वहाँ से भी एक्स निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। अगला सवाल जो है स्पेक्ट्रल लाइन पे ही रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देखिए द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+ आयन। तो यहाँ पर लिथियम 2+ है,
तो z क्या हो गया 3, तो मैं लिख दे रहा हूँ z जो है वो 3 होगी। उसके बाद व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2, तो अपने को पता है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है उन दोनों एनर्जी, और जहाँ से आ रहा है जहाँ पर, और जहाँ से आ रहा है और जहाँ पर आ रहा है उन दोनों का एनर्जी लेवल का जो समय वो 4 है, और डिफरेंस जो है हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी का वो क्या है 2। तो अपने को दिख रहा है आंसर n1 और n2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में n2 की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑब्वियसली दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन बाकी बहुत सिंपल डिजिट है 3 + 1 4 3 - 1 2। तो अपने को पता लग गया कि ये आ कहाँ से रहा है, तो इससे मुझे ये पता लग गया कि भाई n2 जो है वो 3 है और वो जा रहा है n1 1 पे। तो देखते हैं क्या पूछा गया अपने से, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 1/λ इज इक्वल टू RH डिवाइड बाय कांस्टेंट इनटू z² इनटू 1/n1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर। RH की वैल्यू क्या होती है, RH की वैल्यू जो होती है 1/192 912 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये हो गया हमारे पास 912 एंगस्ट्रॉम, का मतलब है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। उसके बाद z स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो हो गया 9 इंटू ये आएगा, कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा 9 और ऊपर आएगा 9 - 1 तो 8, ये वैल्यू है, कैंसिल हो रहा है। फिर 8 से ये कैंसिल हो रहा है, क्या देखें 8 जो है 8 1 टाइम्स 8 फिर से 1 और 8 4 32, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 114 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या होगा, ये 114 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। फिर डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यार 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया 4th। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अपने को पता है कि एनर्जी का जो फार्मूला होता है किसी भी एनर्जी लेवल के लिए होता है -13.6 z²/n², लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यहाँ जो ऑप्शन है वो जूल में दिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और z²/n², ये जूल में आ गया। और ऑब्वियसली एक एटम के लिए तो जूल पर एटम होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है, जूल पर एटम एक एटम के लिए है। तो पूछा जा रहा है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम, तो अगर हाइड्रोजन में लिखूंगा तो Z की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये वैल्यू आ रही है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट तो मतलब 2 स्क्वायर, तो मतलब हो गया 4। तो ये वैल्यू फर्स्ट में जो लिखा है वो आ तो नहीं रही है, ये 2 से डिवाइड होता तो आता, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। सेकंड थर्ड होगा नहीं क्योंकि जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसको चेक ही नहीं करेंगे। फोर्थ ऑप्शन में देखें अगर हम, तो फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं लिखूं फोर्थ ऑप्शन के लिए, तो ये आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। इसकी बात हो रही है लिथियम 2+, तो z² की वैल्यू क्या होगी z² 3 स्क्वायर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा अपॉन थर्ड ऑर्बिट तो 3 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो रहा है, सेम डिजिट है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो इसका आंसर क्या हो गया 4th। अब इन सब क्वेश्चन में क्या है कि हमें पता है कि भाई सेकंड थर्ड तो होना ही है, प्लस में आ रहा है क्योंकि टोटल एनर्जी का आंसर पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव ही होगी, काइनेटिक एनर्जी होता तो पॉजिटिव होता, तो आंसर 1 और 4 में ही होगा। तो इस केस में क्या है कि अगर समय भी कम है तो 1 और 4 में अपने को टिक कर देना चाहिए, बाकी बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। अगला सवाल है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी एक्साइटेड टू सेकंड बोर ऑर्बिट, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो अगर हम निकाल लें तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा ऊपर पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली जो एनर्जी गैप होगा वो होगा E2 माइनस E1, वो अगर हम देखें तो क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये जो है एक एटम के लिए हमें एनर्जी इतना देना पड़ेगा। बस कैच इसमें है कि जूल पर मोल लिखा हुआ है, एक मोल के लिए पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू ये आ रहा है 3/4, इसको अगर सॉल्व करें तो ये जो है कितना आ रहा है 5 420 और 4 4
16 टाइम्स तो 0.54 के करीब आएगा ये वैल्यू लगभग। तो इसकी वैल्यू जो है 1.63 इंटू 10⁻⁻18 ये जूल एक एटम के लिए है। एक मोल के लिए पूछा है क्वेश्चन में, फॉर वन मोल तो जो भी ये डेटा निकला है इसको एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.63 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार 9.83 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पास थ्रू गैसेस हाइड्रोजन, the hydrogen molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atoms produce electromagnetic radiation of discrete frequencies। तो ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी का और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ट्रू है ये। लॉजिक बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा और अगर मॉलिक्यूल टूटेगा तो आइसोलेटेड एटम बनेगा। वो आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइट हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर चल जाएंगे, वही बात लिखी हुई है। और जब वो नीचे आएंगे तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी एमिट करेंगे, जो कि हम लोग लाइमन बाल्मर पास्चर सीरीज पढ़ रहे थे। स्टेटमेंट 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम He+ इज इक्वल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो इस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो सेकंड लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज है अगर मैं लिखूं तो बाल्मर सीरीज की अगर बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो क्या आएगा, 1/λ जो है। अगर एनर्जी गैप के टर्म्स में अगर बात करें तो जो डेल्टा ई है वो इस केस में क्या होगा, वो होगा 13.6 Z² हीलियम है तो 2 स्क्वायर इंटू 1/N1। बाल्मर का मतलब क्या है, N1 की वैल्यू है 2 तो 2 स्क्वायर माइनस सेकेंड लाइन है तो 1/4 स्क्वायर। और लाइमन सीरीज जो दूसरा लाइन दिया हुआ है उसका एनर्जी डिफरेंस निकालना है मुझे, तो वो क्या होगा 13.6 Z। हाइड्रोजन के लिए Z क्या है 1 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, तो आ रहा है वो 1 पे तो 1 स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहा है 2 से, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 13.6 इंटू 4 इंटू ये है 16 हो जाएगा 3। ये लिखा हुआ है 13.6 इंटू 1 इंटू 4 और ये आ रहा है 3। तो अब देखिए ये जो है ये वैल्यू सेम आ रही है, 3/4 दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो ये बात सही है, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, तो ये जो सवाल है, 2 पॉसिबली चार्ज पार्टिकल्स M1 and M2 हैव बीन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं M1 और M2 दिख रहे हैं, दोनों चार्ज हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए कॉमन है 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दिया हुआ है कि मास ऑफ M1 जो है वो 1 AMU है और मास ऑफ M2 जो है 4 AMU है, 4 गुना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ M1 विल बी x1 टाइम्स दैट ऑफ M2। तो x की वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर। तो ये जो सवाल है बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और h/p, p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये जो है h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये लिखा जाएगा √2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है दोनों का रेशियो निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ λ1 वो क्या होगा h/√2m1 इंटू क्यू इंटू वी और λ2 क्या होगा, वो होगा h/√2 इंटू m2 इंटू क्यू वी। देखिए चार्ज और वोल्टेज सेम है तो क्यू वी और 2 तो कैंसिल हो जाना है, एच भी कैंसिल हो जाना है। मुझे दिख रहा है जो λ1 और λ2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आएगा m1 नीचे और m2 ऊपर, तो m2/m1। ये जो वैल्यू है m2 की वैल्यू क्या दी है 4/1, रूट निकालेंगे क्या आएगा 2। तो ये जो है दोनों का रेशियो क्या रहा है, x की वैल्यू 2 है। अगला सवाल है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 400 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और वेव नंबर ऑफ फोटोन सी इज दिस। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है, तो या तो सभी का एनर्जी निकालना है या तो हम ये यूज कर लेंगे भाई एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, क्योंकि एक का वेवलेंथ पहले दिया हुआ है तो निकालना नहीं पड़ेगा। तो बी का निकालते हैं। बी जो है
उसके लिए अगर मैं वेवलेंथ निकालूं तो क्या होगा, वेवलेंथ होगा c बाय फ्रीक्वेंसी, c3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया है 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली आएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर, और इसको नैनोमीटर में लिखना है तो 10⁻9 करेंगे तो इतना जाएगा 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर। तो बी का जो वेवलेंथ है ये आ गया। सी के लिए निकालना है तो सी का वेव नंबर दिया है, तो अपने को पता है वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का इनवर्स होता है, तो लिख दिया इसको। तो वेवलेंथ जो होगा वो होगा 1 बाय वेव नंबर, दैट इज 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज बेसिकली 10⁻4 सेंटीमीटर, और इसको अगर लिखा जाए नैनोमीटर में तो 10⁻6 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। तो दिख रहा है हमें जिसका वेवलेंथ सबसे कम है तो बी, उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा बी, फिर ए 400 दिया हुआ है, और फिर सी, तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल फिर से स्पेक्ट्रल लाइन पे है, हम देख सकते हैं बहुत भर भर के स्पेक्ट्रल लाइन पे सवाल आए हैं। द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कंसिडर्ड, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। तो अपने को पता है बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे लिखना है तो वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर इज 1/λ एंड दैट इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1/n1²। बाल्मर सीरीज की लाइन है तो अपने को पता है कहाँ से आया होगा, आया कहीं से भी होगा, लेकिन आएगा कहाँ पर, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n1 की वैल्यू 2 हो गई, तो n1² जो है वो हो जाएगा 2², तो 4 माइनस n2², और n2 की वैल्यू हम बदलते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास उसको अगर चेक किया जाए तो n2 की वैल्यू, फर्स्ट लाइन अगर मैं लिखूं, फर्स्ट लाइन का मतलब है n2 की वैल्यू क्या हो गई 3, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आप देखिए वो क्या आएगा 1/4 माइनस 1/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये फैक्टर आएगा 36 और 5, तो पहला वाला मैच कर रहा है 5r इंटू अपॉन 36, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में ही है। तो सेकंड लाइन को चेक करते हैं, सेकंड लाइन को अगर मैं चेक करूंगा तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अगर मैं इसको रखूं तो ये क्या आएगा RH इंटू 1² इंटू 1/4 माइनस 1/16, 4² 16, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा R को RH या R एक ही बात है, ये आएगा 3/16, तो ये मैच कर रहा है, तो अपने को बताया आंसर इसका क्या हो गया फर्स्ट। और जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्लैरिटी थर्ड लाइन भी लिख लेते हैं, थर्ड लाइन मतलब तीसरी वाली 5 से आ रहा है, तो क्या हो गया RH इंटू 1² इंटू 1/4 माइनस 1/25, तो क्या निकल गया R 25 इंटू 400 और ऊपर क्या आएगा 21, तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली, सही है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अगला सवाल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर सवाल है और वेव फंक्शन पे सवाल है। तो देखें इसको, पहला जो फिगर 1 है वो ये है, और जो फिगर 2 है वो ये है। इन दोनों फिगर के बेसिस पे हमें बताना है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नोडल सरफेस के बारे में बताना है। तो पता है हमें कि ये जो स्फेरिकल नोड है 2s में वो होता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में दिया हुआ है और पॉइंट्स के माध्यम से बताया है कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो जो ये स्फेरिकल नोडल सरफेस है ये कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है, तो नोडल सरफेस की डेफिनेशन हमें पता है, दैट इज सरफेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। और क्योंकि जो सेकंड फिगर है वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव फंक्शन जहां पर 0 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें दिख रहा है कि जो वेव फंक्शन है वो 0 कहाँ पर हो रही है, 0 तब होगी जब वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है बी पॉइंट पे, इसका मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन 0 है एंड दैट इज द नोडल सरफेस। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन, होपफुली ये हेल्पफुल रहा आपके लिए।